हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से 30 क्वेश्चन के हम 4 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 5। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा विकास है इसमें? संवेगात्मक, यानी उसके संवेग का विकास करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा? तो संवेगों का विकास कब होगा? जब बच्चे को ऐसा माहौल दिया जाएगा कि वो अपनी बात कह सके, दूसरे की बात सुन सके, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे, सहयोग करे, उनमें ऐसी सहभागिता हो कि जब जरूरत हो दूसरे का सहयोग वो ले भी सके और दूसरे को अगर सहायता की जरूरत है तो वो अपना सहायता कर भी सके। कक्षा में ऐसा माहौल होगा तब बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो सही होगा। यानी बच्चों को एक दूसरे के साथ घुलना मिलना चाहिए, कक्षा में एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तभी उसमें संवेगात्मक जो विकास है उसका सरल उपयुक्त तरीके से हो सकेगा। तो पहला है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा है अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। जरूरी नहीं है सारे काम माता पिता ही करें, अध्यापक और माता पिता मिलके दोनों कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो नेगेटिव हो गया, ये तो गलत है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश यानी कंट्रोल वाला, कि बच्चों आपको यहीं बैठना है तो यहीं ही बैठना है, इससे अलग नहीं जाना। ऐसा माहौल तो नहीं देना हमें बच्चों को। तो ये वाला भी, इसमें तो बच्चे डर जाएगा, ऐसा स्कूल के प्रति उसकी वो हो जाएगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, वो वहां पे तो ऐसे करवाते हैं, अपने हिसाब से तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा माहौल तो नहीं देना, इससे तो संवेग नहीं, उनका विकास अच्छे से नहीं होगा। तो ये वाला भी नहीं होगा। कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, यानी एक का अधिकार होगा, या तो टीचर का होगा या बच्चों का होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं, दोनों का होना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां टीचर भी बोले और ऐसा लगे कि बच्चों को बोलना चाहिए, वहां बच्चा भी अपनी बात सबके सामने अच्छे से रख पाए और टीचर उस चीज को अच्छे से जाने, उसको महसूस करे और उसको फिर स्पष्ट करे। ऐसा माहौल देना है। तो ऐसा तो सिर्फ कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश है उसमें ही हो सकता है। यानी सबको हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात को बोलने का और अपनी बात को समझने का। टीचर उसको समझाएगा और बच्चा अपनी समस्या उसको बताएगा, तभी तो सही है। दोनों में सहयोग की भावना रहेगी और दोनों में मेलजोल वाला, जो कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रहेगी। तो ये जो माहौल होगा इससे बच्चे का संवेगात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो रचनात्मक आकलन जो हम टाइम टाइम पर, यानी लगातार, एक नहीं है कि परीक्षा के अंत में ले लेना और बच्चे को ग्रेड दे देना, वो वाला नहीं। ये FA1 फॉर्मेटिव जो असेसमेंट करते हैं वो वाला आकलन है। इसमें इसमें क्या करते हैं, खुले अंत वाले पर्सन भी होते हैं, परियोजना भी हो, बच्चों का अवलोकन करके भी देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, क्या उसको परेशानी है, वो सब रचनात्मक आकलन में आते हैं। पर जो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करते हैं, ये क्या होता है, स्तर के अंत में किया जाता है, उनको एक ग्रेड दी जाती है। मूल्यांकन का एक कार्य नहीं कि रचनात्मक आकलन का। तो यही इसमें राइट हो जाएगा। वही पूछा था हमसे कि कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, तो ये कोई रचनात्मक कार्य नहीं, ये मूल्यांकन का एक तरीका है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यानी एक प्रभावशाली अध्यापिका, प्रभावशाली अध्यापिका ऐसा नहीं है कि उसका दबदबा हो क्लास में, स्कूल में, नहीं, कि ऐसी अध्यापिका जो अपना शिक्षण इस तरीके से करवा रही है, बच्चों को अच्छे से कर रही है, बच्चे अपनी समस्याओं को उनके सामने रख रही है और वो उनको सोल्व कर रही है। ऐसी अध्यापिका के नाते आपको क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, यानी पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको बार बार लिखो ताकि आपको वो चीज रट लो आप। ऐसा तो नहीं करना, ये तो प्रभावशाली अध्यापिका का कोई कार्य नहीं है।
दूसरा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यानी समूह में ग्रुप में कोई कार्य नहीं करवाना, उनको अलग अलग कार्य देना है। इससे तो बच्चा क्या होगा, एक तो सहयोग की भावना नहीं रहेगी, एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे कौन कैसे कर रहा है, वो तो अलग अलग करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, दूसरे ने क्या किया, अगर मैं नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, दूसरे से उससे सहयोग लेना, वो वाली भावना नहीं आएगी, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, यानी विद्यार्थी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे मतलब वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक व्यवधान हो गया, एक रुकावट पैदा होगी, उस तो बच्चों को बोलना है कि आप बार बार क्वेश्चन मत पूछो, ऐसा करना, तो ये भी नहीं आना चाहिए। तीसरा 4 नंबर पे क्या है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर टीचर ऐसा है जो प्रत्येक बच्चे को अच्छे से जानता है कि उसकी क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकते, उसको मुझे कैसे करवाना है, अगर टीचर ऐसे हर बच्चे को अगर व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहेगा उसके, तो वो टीचर एक प्रभावशाली टीचर होगा। तो यही इसमें राइट हो जाएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें भी नहीं बताना है, ठीक है। तो सृजन करना क्या होता है, ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण देना या बनाना बच्चे के, जो बच्चे के अनुकूल हो, बच्चा उसमें अच्छे से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, और उसको जो समस्या है उसको वो सुलझा सके, टीचर से उसके बारे में बात कर सके, उसकी सहायता ले सके। ऐसा जो परिवेश हम बच्चे को देंगे, उसमें क्या है कि इसमें क्या पूछा, सुगम बनाने के लिए, यानी जो शिक्षण व्यवस्था है उसको सही बनाने के लिए एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या नहीं करना है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहले बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, ठीक है, तो स्वीकृत तो करना चाहिए कि बच्चे ने आखिर कोशिश तो की, चाहे वो गलत ही हो, पर बच्चा कर तो रहा है, गलतियों से सीखेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, और दोबारा वो उस गलती को नहीं करेगा, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, तीसरा है बच्चे को स्वीकार करना, 4 पे है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसमें क्या है कि जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो 2 नंबर का ऑप्शन है, वो हमें लग रहा है कि सही नहीं होना चाहिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा कि बच्चे के प्रयास को तो स्वीकार तो हम करेंगे, बच्चे को भी स्वीकार करेंगे, यानी जैसा बच्चा कर रहा है उसकी जैसी क्षमता है, जैसी योग्यता है, वो उसी के हिसाब से कर सकता है। हाँ, उसमें हम धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं, तो ये भी आएगा। हमें नहीं बताना है कि कौन सा तरीका नहीं है, तो ये भी एक तरीका है, पहला भी हो गया, तीसरा भी हो गया। 4 क्या, अध्यापक का सकारात्मक रुख। हाँ, अध्यापक अगर सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नहीं आज बच्चे ने कम किया कल ज्यादा करेगा, ऐसे धीरे धीरे करके वो अच्छा कर पाएगा, ऐसा अगर उसका रवैया है तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर जो 2 नंबर के कि अध्यापक के अनुसार ही करना, कार्य करना, बच्चे को अध्यापक बोलेगा वैसा ही करना है, उसके अलावा और अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं करना है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर बच्चा खुद से कुछ करेगा ही नहीं तो कैसे सीखेगा, अगर उसको हम खुद से कुछ करने देंगे, वो क्रियाशील रहेगा, उससे कुछ करके लाएगा, चाहे वो गलत ही करके लाए, पर उसमें उसने कुछ किया तो, पर वो दोबारा फ्यूचर में उस चीज को नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये गलत है, उसने खुद किया तो वो चीज उसको याद रहेगी। अगर वो अध्यापक के हिसाब से करेगा तो वो रटने वाली बात हो गई, तो रटाना नहीं है, हमें बच्चे को समझाना है, स्पष्ट करना है, तो यही पॉइंट ऐसा है जो नहीं होना चाहिए शिक्षण व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए। तो 4 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है, यानी लड़के और लड़कियां आ गई, यानी लिंग जो भेदभाव की जो रूढ़िवादिता चली आ रही है उसके विषय में है ये क्वेश्चन। आपको ऐसा माहौल करना है कि आपको ना ये ना लगे कि ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़की कर सकती है। आज ऐसा माहौल, ऐसा समय आ चुका है कि हर काम हर कोई कर सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, यानी किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ लड़कों के लिए ही है, ये काम सिर्फ लड़कियों के लिए ही है,
नहीं करना, हमें इस जो ये हमारी जो ये भावना है इसको हमें खत्म करना है, इस रूढ़िवादिता को हमें मिटाना है। तो उसी हिसाब से ये जो कथन दिए गए उनमें से देखना कौन सा सही बताना है हमें। पहला, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो ये तो लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ाएगा नहीं कि कम करेगा, यानी लड़का बाहर का काम करेगा, लड़की घर का काम करेगी। तो ये तो जो पहले चली आ रही थी परंपरा वही वाली बात होगी, तो ये नहीं। दूसरा क्या है, लड़के को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। हाँ, ये वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं कि लड़कियां घर का काम करेगी, लड़के बाहर का काम करेंगे। अगर हम इससे उल्टा करेंगे तो हमने जो लिंग में जो भेदभाव था उसको कम करने की कोशिश की है कि नहीं, लड़के भी घर का करेंगे और लड़कियां बाहर का करेंगे, यानी दोनों मिल बांट के करेंगे उस चीज को। तो ये वाला पॉइंट है वो ही इस क्वेश्चन में सही रहेगा। बाकी देख लेते हैं तीसरा क्या, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाना चाहिए। तो ये तो रूढ़िवादिता को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहा है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो वही परंपरा आगे जो पीछे से चली आ रही है। जो इसमें 2 नंबर का जो पॉइंट है वही एक ऐसा है जो इस चीज को कम कर रहा है, न कि बढ़ा रहा है। तो 5 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यानी एक बच्चे को किस प्रकार की दिक्कत है कि विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि गलतियां मिल रही है उसकी कॉपी में, तो वो किस समस्या से ग्रस्त है वो हमें बताना है। अधिगम में असुविधा, तो अधिगम में असुविधा तो तब होगी जाने जो पढ़ाने का तरीका है वो सही नहीं है, या बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है वो उसको नहीं आ रहा है, तो ये असुविधा होती है। अधिगम में असक्ता, हाँ ये हो सकता है, अधिगम में असक्ता है बच्चे को कोई मानसिक कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तब वो चीज उसको गलतियां उसमें मिल रही है। अधिगम में कठिनाई भी नहीं है, कठिनाई कब होती है, यानी बच्चा जिस क्षमता तक करना चाहता है वहां तक नहीं कर पा रहा है, कोई कठिनाई है उसको, या तो जो शिक्षण विधि वो पढ़ रहा है वो सही नहीं है, या उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो सही नहीं है, वो कठिनाई होगा। अधिगम में समस्या, अधिगम में समस्या भी यही होगी, यानी उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो या तो टीचर के साथ अच्छे से नहीं तालमेल बिठा पा रहा है, या कक्षा में उसको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जहां वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो ये नहीं, इसमें हमें क्या मिल रही है, विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि गलतियां मिल रही है, तो ये अधिगम असक्ता है बच्चे की। क्या आ जाएगा, 6 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी बच्चा क्या कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, अपनी जो क्या है संज्ञानात्मक जो पहलू है उसका विकास कर रहा है, ठीक है, उसके ज्ञानात्मक पहलू का विकास हो रहा है। तो एक टीचर होने के नाते आप उसके किस प्रकार से सहयोग कर सकते हो, उसका ध्यान उसी चीज में रहे, इस बात पे आप कौन सा कार्य दें ताकि बच्चा जो उसका जो ज्ञानात्मक ज्ञान करने का जो तरीका है वो सही रहे, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए, उसी पे ध्यान वो केंद्रित कर पाए। इसके लिए एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला दिया हुआ है, सुनिश्चित करने की शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ कर सके, याद कर सकते हैं, रटने वाली बात होगी, रटाना नहीं है हमें बच्चों को। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर सिर्फ ध्यान देना कि ये बच्चे ने इतने अंक प्राप्त किए थे और इस बच्चे को ये ग्रेड मिली है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा कमजोर है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दो, उस पे कम ध्यान दो। ऐसा नहीं करना, इससे तो क्या हो जाएगा, बच्चे की मन में भावना ही गलत हो जाएगी कि नहीं, बस मैडम या सर जो भी है टीचर है वो तो सिर्फ इसी पे ध्यान दे रहे हैं, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे। इससे तो बच्चा जो जिस स्तर पे है उससे भी कम आ जाएगा, ज्यादा आने की तो बहुत कम चांस है, पर कम जरूर हो जाएगा, उसका जो ज्ञानात्मक अर्जन है, ज्ञान का जो है वो विकास और कम हो जाएगा। तीसरा क्या है, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना। ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जितना ज्यादा हो सके बच्चे को उस चीज में शामिल करो, चाहे वो कैसा ही बच्चा हो, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, चाहे वो अच्छा बच्चा हो या प्रतिभाशाली बच्चा, हर बच्चे को क्लास में हर प्रकार की गतिविधि में शामिल करने की कोशिश करे। इससे बच्चे के मन में क्या होगा, एक ऐसा
क्या उसका जो संवेग है वो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, उसके मन में ऐसे ही आएगा कि मैं हर काम कर सकता हूँ, चाहे वो कैसा भी करे, गलत करे सही करे, पर वो कोशिश जरूर करेगा उसको। तो ये ही एक पॉइंट ऐसा है जो पॉजिटिव है, इससे बच्चे का जो ज्ञान अर्जन में उसमें सहायता होगी। तो क्या आ जाएगा, 7 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। यानी एक अध्यापक को ध्यान में रख के प्रतिभाशीलता क्या है वो आपको बतानी है। अध्यापक होने के नाते आप क्या सोचेंगे, प्रतिभाशाली वो है जो अच्छे अंक लाता है, शिक्षा में उसकी जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, और वो याद भी उस चीज को अच्छे से करता है। यानी सबसे बेहतर वो ये जो अच्छे से याद कर सकता है, अच्छे अंक लाता है, उसकी क्षमता है वो सबसे उच्च है। तो वही क्या है, प्रतिभाशाली एक अध्यापक के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति ही प्रतिभाशीलता का संयोजन है एक अध्यापक होने के नाते। तो क्या आ जाएगा, 8 का हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। यानी एनसीएफ 2005 जो हमारे है उसके अनुसार जो गलतियां करता है, चाहे वो टीचर करे चाहे वो बच्चा करे, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई बच्चे को कोई प्रोजेक्ट कोई कार्य दिया जाता है, उसमें चलो वो गलती करता है, पर उसे पता तो चला कि उसने गलती क्या की। अगर इस काम को वो ऐसे करता तो उससे गलती नहीं होती है, दोबारा अगर वो उस काम को उसको दिया जाएगा तो वो गलती वो नहीं दोहराएगा, क्योंकि उस चीज को उसको पता है, उसने खुद से किया है। एक टीचर को क्या लगता है कि मैंने इस तरीके से पढ़ाया तो बच्चों को समझ में नहीं आया, यानी उसको पता चला कि जो मैंने शिक्षण करवाया बच्चे को, हम मेरा जो तरीका था वो गलत था, यानी अपनी गलती से टीचर ने भी सीखा, और बच्चे को भी पता चला कि उसको ने जो कार्य किया उसमें उसने ये गलती की। अगर वो उस गलती को दोहराएगा तो वो बच्चा उस चीज में नहीं है, अगर वो उस चीज को दोहराएगा नहीं, यानी अपनी गलतियों से वो कुछ सीखेगा, तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे का जो अधिगम है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये क्या होगी, गलतियां महत्वपूर्ण होती है, यानी गलतियों से हम सीखते हैं, हमारी गलतियों से। पहला ऑप्शन क्या दिया है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा ये है, अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराते हैं, यानी बच्चा गलती करेगा और अध्यापक उसको डांटेगा, तो ये क्या देता है, एक रीजन देता है अध्यापक को। तीसरा क्या है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करा के तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चार है, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, यानी बच्चे को हटाने के लिए क्या करती है, एक हमें जरिए देती है कि आप गलती कर रहे हो, आप नहीं कर सकते उस चीज को, तो आप इस क्लास को छोड़ दीजिए, ये हमें ऐसा कोई अवसर देती है। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये नहीं आएगा। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बच्चा है 2 और 3, तो डांटना तो है ही नहीं, हमें बच्चे को सहयोग करना है, एक सहायताकर्ता के रूप में हमें अपना कार्य करना है अध्यापक को, तो ये वाला भी नहीं आएगा। सिर्फ हमारा क्या बचे, 3 नंबर ही ऑप्शन ऐसा है जो एक पॉजिटिव है कि बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि, यानी बच्चे ने उस चीज को कितना जाना, उसकी क्या समझ है उस चीज को लेके, ये बताती है हमें, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन से समाधान करने चाहिए उस बच्चे में सहायता करने के लिए, यानी बच्चे की सहायता करने के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए, इस बात में हमें क्या करता है, महत्वपूर्ण देता है ये जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, ये है हमारा अपसारी चिंतन से। कौन सा चिंतन है ये हमारा, अपसारी चिंतन। ये जो चिंतन होता है हमारा, ये किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन में, यानी कुछ तो इसमें बच्चे को दिया जाता है, ठीक है, उनसे संबंधित बच्चा कुछ नया करके लाता है, ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। क्या हो गया, अपसारी चिंतन है हमारा। तो 10 में आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टि अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यानी जो अध्यापक बच्चे का आकलन करते हैं वो किस प्रकार की समझ को विकसित करने में सहायता करेगा, वो हमें बताना है। पहला, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। यानी एक कक्षा से आगे जो दूसरी कक्षा में जाते हैं उस प्रकार का जो आकलन होगा वो उस चीज में हेल्प करता है। यानी इस कक्षा को इस बच्चे ने कर लिया, इसको दूसरी कक्षा में उन्नति दे दी जाए, यानी उसकी प्रोग्रेस दूसरी कक्षा के लिए ठीक है। तो ऐसा करने के लिए दूसरा क्या है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तीसरा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। चार है, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो समूह तो हमें बनाना ही नहीं है, हमें तो सबको साथ में लेके क्या करवाना है, शिक्षण करवाना है। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर नेगेटिव भावना आ जाएगी कि तो ये तो अच्छा बच्चा है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ऐसी भावना नहीं लानी है। तो ये तो नहीं आएगा। तीन क्या है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार। हाँ, बच्चे की किस प्रकार की आवश्यकता है, उसे किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चा उस चीज को कर पाए। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, उस चीज को जानना और उसमें सुधार करने की कोशिश करना। ये एक जो आकलन करते हैं ये उसमें हमारी जो समझ है उसको विकसित करता है कि हमें क्या करना चाहिए जो बच्चे के ज्ञानात्मक और उसके हर क्षेत्र में विकास करने में सहायता करे, वो आकलन है हमारा सही। क्या आ जाएगा, 11 का जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 12 क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम। अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। यानी नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से देखना है कौन सा जो तरीका है वो बच्चे के अधिगम में कोई रोल नहीं निभाएगा, यानी उसके अधिगम का जो रास्ता है उसमें हेल्प नहीं करेगा, रुकावट पैदा करेगा, कौन सा तरीका है। पहला दिया, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। दूसरा है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। तीन है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। चार है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण भी करवानी चाहिए, वाद विवाद भी होनी चाहिए ताकि बच्चा जान पाए कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है, मेरे मन में क्या आ रहा है, दोनों में से कौन सा सही है, इस चीज को जान पाए बच्चा। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, यानी कोई टॉपिक कोई कुछ पढ़ाया है उनको, उससे संबंधित क्वेश्चन करना और उनके बारे में जानकारी हासिल करना। तो ये तो क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्या है, सिर्फ जो 1 नंबर है ऑप्शन है कि विषय वस्तु को केवल याद करना, रटा देना उस चीज को, तो ये नहीं करना, या रटाना नहीं है, हमें बच्चे को स्पष्ट करना है, समझाना है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, वो सुगम नहीं बनाएगा ये चीज। तो क्या आ जाएगा, 12 का हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। शाब्दिक यानी बोल के हम बच्चे के डांटते हैं कि आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, मतलब ऐसे उसको डांटते हैं। गैर शाब्दिक यानी बोल के नहीं, कोई शारीरिक दंड लगा लो या किसी और प्रकार का हम दंड देते हैं, तो इसका क्या परिणाम होता है वो हमें बताना है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है बच्चे की छवि को सुरक्षा करना। तीसरा है उनके अंकों में सुधार करना। चार है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो यही आएगा इसमें, हमें दंड क्यों नहीं देना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, बच्चे को लगेगा कि मेरे अंदर तो वो क्षमता है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, तभी तो टीचर मुझे डांटता है। यानी ऐसा नहीं करना है, हमें करना है कि ठीक है बच्चा नहीं कर पा रहा, हो सकता है उसकी क्षमता कम हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे उनकी उस क्षमता तक उनको पहुंचाना है जहां तक वो कर सकते हैं, उसमें सुधार करना है। इससे क्या होगा कि हम डांटेंगे उनको बोलेंगे तो क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि देखो टीचर तो मुझे सारा दिन डांटता ही रहता है, मैं कर नहीं सकता, यानी उसको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हो जाएगा, अपनी जो अवधारणा अपनी जो एक क्षमता थी उसको भी वो भूल जाएगा, उससे भी नीचे जाने लग जाएगा। तो यही इसमें आएगा कि ये दंड देने का ये परिणाम हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, 13 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जो हमारी है 2 से 6 वाली, 6 से जो 11 या 12 तक होती है वो उत्तर बाल्यावस्था या पश्च बाल्यावस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। पहला है भाई बहन और अध्यापक, भाई बहन यानी 2 से 6 तक बच्चा किसके संपर्क में रहता है? या तो परिवार के या अपने भाई बहन के संपर्क में रहता है। तो क्या आ जाएगा, कौन सा समूह है जो सही है इस अवस्था में, इस एज में? तो क्या होगा, माता पिता आ जाएगा और भाई बहन के संपर्क में रहता है इस जो ये एज होती है 2 से 6 प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है हमारी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? माता पिता और भाई बहन, ये वाला समूह क्या है, स्वीकार्य है यानी एक्सेप्टेड है। ये वाला समूह है कि माता पिता के संपर्क में रहेगा ये बच्चा या अपने जो भाई बहन है, कजन है, उनके संपर्क में रहेगा। तो 14 का आ जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट। 15 क्या दिया हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। यानी स्वच्छता यानी सफाई से रिलेटेड हम बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि हम आपको अपने आसपास, अपने खुद की, अपने घर की, अपने समाज की, अपने विद्यालय की क्या करनी चाहिए, सफाई यानी स्वच्छ रखना चाहिए, उस चीज को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इस उद्देश्य से हम क्या करते हैं, विद्यार्थी को उस समिति का सदस्य बना देते हैं कि आप इस समिति के सदस्य हैं। क्या करेगा बच्चा, इससे क्या होगा, बच्चा जो सामाजिक जो संकल्पना है उनको जानेगा कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज को हम कैसे सही से रख सकते हैं, उसके नियम क्या है, उसके मापदंड क्या है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन, उस चीज को जानेगा। तो बच्चा खुद से उसमें क्रियाशील रहेगा। तो ये बात हमें इससे पता चल रही है। 15 में क्या आएगा हमारा, 15 में आएगा कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना आखिर है क्या, उस चीज को जानेगा बच्चा। इस चीज को क्या कर रहे हैं हम, प्रेरित कर रहे हैं ऐसा करके। 15 का आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। 16 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था कौन सी होगी हमारी, जो उत्तर बाल्यावस्था वाली अवस्था है वो होगी हमारी परवर्ती बाल्यावस्था। तो कौन सा समूह आएगा इसमें, जो कौन सा आयु आएगा, जो 2 से 6 हमने क्या की थी, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। 0 से 2 होती है हमारी शैशवावस्था, 6 से 12 तक होती है उत्तर बाल्यावस्था या परवर्ती बाल्यावस्था। फिर आती है हमारी किशोर अवस्था, 12 से लेके 18 तक, ये होती है हमारी किशोर अवस्था। तो इसमें हमसे पूछे परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगी, यानी कौन सा आयु वर्ग आएगा, 11 से 18 वाला, ये तो किशोर अवस्था में आएगा। 18 से जो 24 है ये वयस्क अवस्था में बोल सकते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक ये पूर्व बाल्यावस्था में आएगा। 9 से 12 वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, 16 में आ जाएगा। 9 से जो 12 वाला है वो परवर्ती बाल्यावस्था है। यानी इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें बच्चा में जो शारीरिक विकास है वो तो कुछ उसका विकास कम हो जाएगा, रुकेगा नहीं, बाकी जो उसकी गति चल रही थी उससे उसकी गति थोड़ी कम हो जाएगी। और बच्चा स्कूल जानेगा, जिज्ञासा की भावना बढ़ेगी, तार्किक चिंतन करने लग जाएगा, ये सब गुण उसमें विकसित होने लग जाएंगे। समस्याओं को जानने लग जाएगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन करेगा, मूड चिंतन करने लग जाएगा बच्चा, ठीक है। तो इस वाली अवस्था में 9 से 12 कौन सी होगी हमारी, परवर्ती बाल्यावस्था हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? यानी आर्जो क्या बोलता है कि बच्चा जो भाषा का विकास करता है उसके अंदर उसकी जन्मजात क्षमता होती है, यानी उसको जन्म से ही मिला होती है, वो करता है, ठीक है। सोनाली बोलती है नहीं,
भाषा का जो विकास है उसको जैसा वातावरण, जैसा पर्यावरण दिया जा रहा है, उस चीज से भी वो चीज प्रभावित होती है। तो ये किसके बारे में संबंधित हो गया? जन्मजात मिल रहा है यानी आनुवंशिक हो गया, हमारा प्रकृति द्वारा जो हमें मिला है। परिवेश हो गया, जो पालन पोषण हम उसका कर रहे हैं उससे संबंधित हो। कौन सा विवाद होगा ये? प्रकृति और पालन पोषण वाला जो विवाद चल रहा है कि क्या हमें जन्मजात मिला है, क्या हमें वातावरण से मिला है, क्या दोनों जरूरी है या सिर्फ एक जरूरी है हमारे विकास के लिए? तो ये जो विवाद चला जा रहा है उससे संबंधित है ये हमारा जो क्वेश्चन है। तो 17 का आ जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट। प्रकृति और पालन पोषण विवाद से संबंधित है ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो इसको सहारा देना, सहयोग देना, जो क्या कहा था? जेडपीडी। इसने कहा था लेव वायगोस्की ने कौन से सिद्धांत में? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। जेडपीडी समीपस्थ विकास का यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक सीमा तक तो वो सीख रही है पर बाद में उसको सहयोग की जरूरत पड़ रही है। इसको क्या कहा था? एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर कहा था वायगोस्की ने। और अपने इस सिद्धांत में उन्होंने निजी जो वार्ता करता है बच्चा अपने आप से, वो उसके विकास में सहयोग करती है, ये सब इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है। और कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लेव वायगोस्की। और जो सहयोग है तो उसको क्या बोलते हैं? पाड़, ढांचा, स्केफोल्डिंग, सहारा देना, सहयोग देना, ये सब उसको हम बोलते हैं। तो सहयोग की जरूरत पड़ी है तो क्या हो गया? एक सहारा दिया जा रहा है और उस सहारे के जरिए बच्चे उस समस्या को सुलझा लेता है। 18 का कौन सा आ जाएगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहारा देना। उस सहारे को क्या कहते हैं? तो सहारा देना कहते हैं। उस क्षेत्र को अगर पूछा जाता है तो कौन सा हो जाता? समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाता। तो क्या आ जाएगा? 18 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करते हैं कि अध्यापिका यानी अध्यापिका ने किसी कमेटी के अध्यक्ष को क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो प्रधान को पत्र लिख रही है तो उसमें उसने सभापति नहीं लिखकर क्या लिखा? सभा अध्यक्ष लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि सभापति क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। सभा अध्यक्ष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शामिल हो सकते हैं। तो क्या कर रही है? वो लिंग के प्रति जागरूक है, यानी वो ऐसा नहीं करे कि जो है वहां पे प्रधान है उसको ऐसा न लगे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, सभापति लिख रही है, हो सकता है वहां पे कोई लेडीज हो। तो क्या होगा? सभाध्यक्ष लिखेगी तो लिंग के प्रति वो क्या है? जागरूक है, जानती है कि कौन सा क्या है, ये पुल्लिंग है, ये इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं सभाध्यक्ष में। तो क्या कर रहे हैं? उस चीज को वो अध्यापक है वो जानता है कि एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है। दूसरा है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। तीसरा है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। 4 है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो लिंग पूर्वाग्रह से तो होती अगर वो सभापति लिखती तो, यानी वो लिंग के प्रति, यानी उसको पता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, जागरूक भी है और जानती भी है कि उसको क्या लिखना चाहिए। अगर वो ऐसा लिखेगी तो क्या होगा और ऐसा लिखेगी तो क्या होगा। अगर उसने सभाध्यक्ष लिखा तो किसी प्रकार की क्या है, जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको नहीं खत्म कर रही है, उसको नहीं आने दे रही है, उस चीज को नहीं बढ़ावा दे रही है, तो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है वो अध्यापिका ऐसा करके। 19 का क्या हो जाएगा हमारा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? CCE यानी जो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन है हमारा वो क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे के शैक्षिक पक्ष का तो मूल्यांकन किया ही जाता है, उसके साथ साथ उसके अशैक्षिक यानी उसका खेलने में कैसी प्रोग्रेस है, कोई और क्षेत्र है उसमें उसका कैसा विकास है, वो सब जाना जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो ये सब में उसके जो हर प्रकार का जो विकास है, चाहे वो सामाजिक लगा लो, मानसिक लगा लो, शारीरिक लगा लो या ज्ञानात्मक लगा लो, हर प्रकार के विकास की इससे हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। पहला क्या दिया हुआ है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। दूसरा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए।
तीसरा है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना। और 4 है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। यानी अधिगम किस प्रकार अवलोकित किया, कि हम कैसे जाने कि बच्चा क्या सीख रहा है और कितना सीख रहा है। इस चीज को हम जान लेंगे कि हाँ बच्चे ने ये सीख लिया, उस चीज को हमने एक रिपोर्ट कार्ड पर उसको दिखा दिया, बता दिया, लिख दिया। ठीक है, और उसमें सुधार करेंगे कि आज बच्चे ने इतना प्रोग्रेस किया। हम कोशिश करेंगे कि अपनी व्यवस्था को और सुधारेंगे ताकि बच्चा इससे बेहतर कर पाए। तो सुधार भी किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है और अधिगम को अवलोकित किया जा सकता है। इसलिए क्या हो गया, हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी इस मूल्यांकन से हम बच्चे के अधिगम को जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना बच्चा अधिगम कर रहा है। उस चीज को क्या कर दिया हमने, दर्ज कर दिया कहीं पे, मतलब उसको रिपोर्ट बना के रख दी। ठीक है, फिर देखते हैं कि बच्चे ने उसमें क्या गलतियां की, उसमें सुधार भी कर सकते हैं इससे हम। तो यही इसमें राइट रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। 21 क्या दिया हुआ है, 21 है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। यानी नैतिकता की अनुपस्थिति, नैतिकता की अनुपस्थिति कब होती है, जब बच्चे को नहीं पता है कि नैतिकता क्या है, कि किस प्रकार का व्यवहार, कैसा, किस प्रकार हम नैतिकता को दिखाएं। सिर्फ इसमें बच्चा क्या करता है, या तो अपने माता पिता की आज्ञा समझकर उस चीज को मानता है या उनके दंड से बचने के लिए करता है। तो ये कौन सा स्तर होता है, ये होता है उसका पहला स्तर। पहला होता है पूर्व परंपरागत, दूसरा होता है परंपरागत और तीसरा होता है परंपरागत। यानी जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसमें उसने 3 स्तर बताए। पहला पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा है पश्चिम परंपरागत। और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई, यानी 3 स्तर और 6 अवस्थाएं कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताई है। जो पहला स्तर है उसकी 2 जो अवस्थाएं हैं उसमें बच्चे को नैतिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सिर्फ वो अपने माता पिता के कहने या उनके दंड से बचने के लिए या लेन देन वाली भावना रखने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं। नैतिकता होती नहीं है उसके अंदर। तो कौन सा हो जाएगा, पहला स्तर ऐसा है जिसमें बच्चे के अंदर किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती, सिर्फ वो दूसरों की आज्ञा मानकर ही उस चीज को करता है, नैतिकता को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 21 में हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्तर फर्स्ट पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा है पश्चिम परंपरागत। 22 क्या दिया हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। यानी ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल आदर्श हमें बच्चे के सामने रखने हैं जिससे उनका समाजीकरण है वो अच्छे से हो सके। तो कौन सा जो तरीका है वो इस चीज में सही नहीं है वो हमें बताना है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता, सामाजिक कौशल को सीखना। दूसरा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। तीसरा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। 4 है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो कौन सा इसमें आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए, तो इसमें आएगा बच्चे विद्यालयों में बताई गई बातों को ही स्वीकार करते हैं। यानी घर पे उनको कुछ भी सिखाएंगे वो नहीं सीखेंगे, तो ये तो नहीं है। बच्चा घर में भी सीखेगा, बाहर भी सीखेगा, समाज में भी सीखेगा, विद्यालय में भी सीखेगा। वो हर जो क्षेत्र है उससे कुछ ना कुछ सीखेगा ही। तो क्या हो जाएगा, यही जो संदर्भ है वो सही नहीं है कि सिर्फ बच्चा विद्यालय में ही सीखेगा चाहे वो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो। तो ये जो बात है वो सही नहीं है, ये कोई आदर्श मॉडल प्रगतिशील मॉडल नहीं है बच्चे के समाजीकरण। बाकी सब सही है कि बच्चा अगर समूह में कार्य करेगा तो सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति समानुपातिक भावना उसमें आएगी, सामाजिक कौशल वो सीखेगा। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का क्या है, अधिकरण है। यानी सामाजिकरण किसे कहते हैं, जो हमारे समाज है उसके जो नियम है, जो मापदंड है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उन सबको जानना वही क्या है, हमारा समाजीकरण है। तो ये बात तो ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, यानी हर बच्चे को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। तो ये भी एक सामाजिक का तरीका हो गया। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। जो 2 नंबर है कि सिर्फ बच्चा विद्यालय में ही सीखेगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 22 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में जो आकलन होता है वो किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम का आकलन क्यों करते हैं हम? ताकि हम जान पाए कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चे को कितना समझ में आया, वो बच्चा उस चीज को कितना ग्रहण कर पाए। इसीलिए आकलन है। अगर नहीं कर पाया तो उसकी क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, क्या मानसिक है, या कोई और रीजन है, या उसके बैठने की जो जगह है वो सही नहीं है, वो जहां से देख रहा है उसको दिख नहीं रहा है, किस प्रकार की क्या समस्या है उस चीज को जानना, इसीलिए तो हम आकलन करते हैं। तो यही क्या है? अधिगम। इसीलिए जो आकलन है इसीलिए आवश्यक है हमारा, सिर्फ ग्रेड देने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये नहीं है कि जांच परीक्षण, प्रेरणा के लिए, और क्या है, पृथक्करण और श्रेणी करके उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो कौन सा लग रहा है आपको जो सही होना चाहिए 23 में? कि हम बच्चे को प्रेरणा दे सके, कि प्रेरित कर सके कि नहीं, आप कर सकते हैं उस चीज को, आपके अंदर वो क्षमता है। इस चीज के लिए क्या है, आकलन क्या है हमारा, जरूरी है। तो 23 में आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24 क्या दिया हुआ है? 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना। जो प्रचलित योजनाएं हैं उनमें नई जानकारी जोड़ना, ये क्या कहलाता है वो हमें बताना है। तो ये क्या कहलाता है? आत्मसात करना। यानी प्रचलित योजनाएं में नई, यानी कुछ हमें अनुभव है उसमें कुछ नया जोड़ देना, तो वो क्या है? आत्मसात करना है। जब हम क्या करते हैं, साम्य धारण। साम्य धारण क्या होगा? जैसा जो हमें अनुभव है सिर्फ उसको वैसे ही दूसरी चीज से जोड़ देना, सेम टू सेम। यानी हमने क्या कर लिया, जैसे ही हमारे सामने कोई, जैसे बच्चे को होता है स्टार्टिंग में, बच्चे को क्या बोलते हैं, डॉगी से डरने लग जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं डॉगी आ जाएगा तो बच्चा उस चीज से डरने लगेगा। वैसा अगर उसके सामने कोई और चीज भी आएगी तो बच्चा उस चीज से भी डरेगा, क्योंकि उसका जो अनुभव है कि ये है कि ऐसा कोई जानवर है, कोई ऐसा है जिससे उसको डरना है, तो वो डरने लग जाएगा। यानी उस चीज को उसने क्या कर रखा है, सामान्यीकरण कर रखा है। ठीक है, थोड़ी देर में उसको पता चलेगा कि ये क्या है, ये डोगी है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये भैंस है। वो उस चीज को अलग अलग करने लग जाएगा। तो क्या कर दिया, प्रचलित योजना में उसने नई जानकारी जोड़नी, कि ये डोगी है, ये उसने अलग अलग कर दिया। तो उसने आत्मसात कर जान लिया उस चीज को, कि ऐसा ये डॉगी होता है, ये बिल्ली होती है, ये गाय होती है। तो उसने उस चीज को आज जो योजना उसके मन में जो चल रहा था उसमें कुछ अलग कर लिया, कुछ नया जोड़ दिया उस चीज में उसने। तो क्या कर लिया, आत्मसात कर दिया। धीरे धीरे उस चीज को हर चीज मान ले, ऐसा लगेगा कि ये पक्षी है, ये जानवर है, उस चीज को और कर लेगा। तो क्या कर लेगा, वो समायोजन कर लेगा, हर चीज को वो जान लेगा। तो ये समायोजन हो जाएगा। संगठन हो गया इकट्ठा करना, यानी फिर उसको जो उसने जानकारी की है उसका एक संगठन बन गया उसके पास में। और इन सब सब शब्दों का प्रयोग किसने किया है, प्याजे ने किया है। और प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई है। पहली बताई है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 नंबर पे है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और अपनी अलग अलग अवस्था की अलग अलग विशेषताएं बताइए। जैसे पहले में बच्चा क्या करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग सबसे अधिक करता है। ठीक है, इस अवस्था के जाते जाते बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये जो कई विशेषताएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इन विशेषताओं से सीधा ही क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी जो अवस्था आती है प्राग, इसमें बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, यानी वो थोड़ा समझने लग जाता है। ठीक है, तीसरी अवस्था में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा, केंद्रीकरण का गुण आ जाएगा। और 4 नंबर की अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा, निगुणात्मक तर्क करने लग जाएगा। ठीक है, ये सब अपनी अलग अलग अवस्था की अलग अलग विशेषताएं प्याजे ने अपने सिद्धांत में बताई है। ठीक है, स्कीमा किसी चीज को देख के हमारा जो व्यवहार होता है उसको स्कीमा कहा है। तो ये समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण सब प्याजे ने अपने सिद्धांत में कहा है। तो नई जानकारी को जोड़ना, ये क्या कर दिया बच्चे ने, आत्मसात्करण कर दिया, यानी उस चीज को जान लिया, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, उसमें क्या कर दी, नई जानकारी जोड़ दी। तो क्या आ जाएगा, 24 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 25। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो क्या हो गया, भिन्न है तो विभिन्नता का सिद्धांत, यानी व्यक्ति भिन्न है, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, सभी एक प्रकार से अभिप्रेरित नहीं होती, उनकी रुचियां भी अलग अलग होती, यानी क्या हो गया, व्यक्तिक विभिन्नता, यानी हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषता विभिन्नता होती है। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, चाहे वो बुद्धि में लगा लो, चाहे प्रेरणा में या अभिरुचि में। कौन सा सिद्धांत आ गया, ये हमारा विकास का, ये आ गया विकास का हमारा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विकास के और सिद्धांत पे होते हैं कि विकास क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। और विकास का समान प्रतिरूपण क्या होता है कि सभी का विकास एक जैसे हो रहा है, जैसे पहले सभी का सिर का विकास होगा फिर पैर की तरफ आएगा, ऐसा ही सबका होगा। जरूरी नहीं है कि हर देश के बच्चे का अलग होगा, सबका विकास जो हो गया एक तरीके होता है, कि समान प्रतिरूपण का सिद्धांत कहते हैं। एकीकरण का विकास, यानी विकास का हर पहलू एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25 में, आ जाएगा व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 क्या दिया हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। एक तो क्या होगा, उससे उस बच्चे के मन में किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं आएगी, यानी उसका जो संवेगात्मक विकास है वो सही होगा, इससे साथ में पढ़ाएंगे। वो एक हो सकता है उस बच्चे की क्षमता ज्यादा हो, चाहे वो वंचित समूह का नहीं और सामान्य की कम हो, तो वो उस बच्चे को उस चीज दोनों से क्या एक दूसरे से सीखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर हम दोनों को साथ पढ़ाएंगे तो ये कौन सी शिक्षा है हमारी, समावेशी शिक्षा है। यानी अगर हम हर प्रकार के बच्चे को एक साथ लेके चल रहे हैं तो वो हमारी समावेशी शिक्षा ही तो है। किस प्रकार क्या अभिप्राय हो गया, ये समावेशी शिक्षा से संबंधित। क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें हर प्रकार के बच्चे को, चाहे वो विशिष्ट हो, सामान्य हो या सामान्य से कम हो या वंचित समूह का है क्यों ना हो, सबको एक साथ लेके एक ही कक्षा में हमें क्या करवाना है, शिक्षण करवाना है। वो ही क्या हमारी समावेशी शिक्षा, समान शिक्षा है, समान परिवेश की शिक्षा है। क्या आ जाएगा 26 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 क्या दिया हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। यानी गुस्सा किसी को भी आ सकता है और वो किसी पे भी उतार सकता है, पर जरूरी ये है कि गुस्सा उसी पे किया जाए और इतनी ही मतलब उस पे गुस्सा दिखाया जाए जो जरूरी है, ताकि वो उस चीज को जान सके, उसकी जो गलती है उसको महसूस कर सके। ऐसा करना आसान नहीं है। ये किससे संबंधित हो गया, तो गुस्सा ये क्या है, हमारा एक संवेग ही तो है। क्या है ये, हमारा संवेग है। तो किससे संबंधित हो गया, संवेगात्मक विकास से, कि अगर हमारा विकास जो संवेगात्मक विकास, हमारे जो इमोशन है अगर वो सही है तो हम उस पे ही गुस्सा करेंगे और उतना ही करेंगे जितना जरूरी है, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो और उसमें वो सुधार कर सके। सामाजिक विकास क्या हो जाएगा, समाजीकरण वाला हो गया, कि जिसमें बच्चा समाज के नियम, रूल, रेगुलेशन है उनको जान सके। संज्ञानात्मक, उसके ज्ञानात्मक पहलू का विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, जैसे बच्चे की हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, उसका वो शारीरिक विकास से संबंधित है। तो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेगात्मक विकास है ये। 27 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 क्या दिया हुआ है, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो विकृत लिखावट, लिखावट से संबंधित जो हमारी अधिगम क्षमता है या योग्यता में जो कमी है वो डिस्ग्राफिया होती है। पढ़ने से संबंधित जो हमारी समस्या होती है वो क्या होती है, लेक्सिया होती है। जो लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होगी, और जो गणना में यानी गणित की जो कैलकुलेशन है उसको करने में हमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो जो हमारी समस्या है वो डिसकैलकुलिया है। तो क्या हो जाएगी, क्या आ जाएगी इसमें, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया है पहला नंबर ऑप्शन। क्या आ जाएगा 28 में, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिसग्राफिया। ठीक है,
29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार। कौन सा सिद्धांत आ गया, प्याजे का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है प्याजे ने। और अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई है, और अपनी इस जो ये अवस्थाएं हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं बताई। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, यानी प्याजे ने अपने सिद्धांत में किसका जिक्र नहीं किया है, किसको शामिल नहीं किया है। पहला है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्व, 4 है क्रियाकलाप। तो क्या करता है प्याजे अपने सिद्धांत में, किसको शामिल नहीं करता है, सामाजिक अनुभव को, यानी समाज के बारे में प्याजे अपने सिद्धांत में कहीं भी जिक्र नहीं करता है कि बच्चे को कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे समाज से उसके जो नियम है उसको सीखना चाहिए, यानी दूसरे से उसका कोई हिसाब किताब प्याजे ने अपने सिद्धांत में नहीं कहा। सिर्फ उसने बच्चे से संबंधित ही कहा है कि बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो अधिगम करता जाएगा, यानी खुद के, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो क्या हो, उसके और पहलू का, ज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का वो अपने आप कर लेगा। ये कहा है प्याजे ने। समाज की इसमें प्याजे ने कोई जरूरत या कोई उससे जो अनुभव मिलता है उसका रोल प्याजे ने अपने सिद्धांत में नहीं बताया। भाषा, ठीक है, भाषा का विकास के बारे में बताया कि पहली अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है, पर सामाजिक अनुभव का उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बच्चे का समाजीकरण कब होता है, कब उसको समाज की जरूरत पड़ती है, कब वो समाज के संपर्क में आएगा, तब उसका अधिगम होगा, ऐसा कहीं नहीं बताया प्याजे। परिपक्व की बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है ये वाली बताइए, आयु का तो उन्होंने रोल बताया है। क्रियाकलाप की बच्चा कैसे कैसे क्रियाकलाप करता है, यानी क्या क्या विशेषताएं बताई है, ये सब है इसमें। पर सामाजिक अनुभव का उन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। सामाजिक अनुभव किया है वायगोत्स्की ने, जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का। समाज क्या होगा, जब सहयोग की जरूरत पड़ी तो समाज के संपर्क में ही आया। तो प्याजे ने कहीं नहीं कहा कि बच्चे को सहयोग की जरूरत पड़ती है, उसको किसी का सहयोग मिलना चाहिए। वो प्याजे बोलता है वो अपने आप कर लेता है, जैसे जैसे क्या होता है, वो अपने आप उसकी एज बढ़ती है या उसका जो विकास होता है शारीरिक, वो धीरे धीरे उस चीज को अपने आप कर लेता है, सीख लेता है, अधिगम खुद से करता है वो। प्याजे ने ये कहा है। 29 में क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वो क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्रीय सिद्धांत बुद्धि का एक सिद्धांत है, ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया, ये सिद्धांत दिया गया स्टर्नबर्ग द्वारा। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसमें सिद्धांत के बारे में बताया है, बियॉन्ड आईक्यू। और अपने सिद्धांत जो ये त्रितंत्रीय, इसमें 3 प्रकार की बताई है। पहली बताई है घटक विश्लेषणात्मक बुद्धि, तीसरी है अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि, 4 है संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि से क्या अभिप्राय नहीं है वो हमें बताना है। तो व्यवहारिक बुद्धि में पहला पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना है, पर्यावरण के बारे में तो जानकारी हासिल करना है, ये तो व्यवहार है हमारा, ये तो इसमें नहीं, ये तो सही है, नहीं बताना है हमें। दूसरा है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से ही विचार करना, यानी उसका जो सब्जेक्ट है जिस समस्या से संबंधित उसको कोई कार्य दिया गया, सिर्फ उसका व्यवहारिक पहलू ही जानना, उसके अदर पहलू को नहीं जानना, ये इससे संबंधित नहीं आएगा। उसके हर पहलू को जानना है, सिर्फ व्यवहारिक को ही नहीं, उसके हर पहलू की हमें जानकारी होनी चाहिए, ये इससे सही हो जाएगा। इससे कोई व्यवहारिक बुद्धि का ये अभिप्राय नहीं है। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो ये सब 3 जो ए, सी और डी है, ये व्यवहारिक बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। पर जो 2 नंबर का है कि केवल अपने व्यवहारिक रूप से ही विचार करना, ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो 30 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट। इस प्रकार कर लिए हम 30 क्वेश्चन आंसर सीडीपी के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।